गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो मेंस का बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और जो मेंस में यहाँ तक कि पूछा भी जा चुका है कि यह जो हमारा रॉयल इंडियन नेवी का जो रिवोल्ट हुआ था, रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट हुआ था, आईएनए का जो ट्रायल्स हुआ था उसके बाद में स्टार्टिंग इसका हुआ था 18 फरवरी 1946 में। और ट्रायल जब हो रहा था इंडियन नेशनल आर्मी की, तो वह ट्रायल हो रही थी नवंबर में। 5 नवंबर से स्टार्ट हो गया था फर्स्ट ट्रायल। आईएनए जो कैप्चर कर लिए गए थे, जो ब्रिटिश ने कैप्चर जो किए थे, और जापानीज जो रिट्रीट कर गए थे, और जो सोल्जर्स जो आईएनए के थे वो ना जापान जा सके और ब्रिटिश के खिलाफ वो युद्ध कर रहे थे, तो वो लोग कैप्चर कर लिए गए थे। तो 5 नवंबर को उन लोगों का ट्रायल रेड फोर्ट पे स्टार्ट हो गया था, जिसमें ट्रायल में पार्टिसिपेट किए थे। ट्रायल्स में जो फर्स्ट ट्रायल था, शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और पीके सहगल, इन सबको जो कि थे ट्रायल किया गया। वो लोग आईएनए के लीडर्स थे, आईएनए के ऑफिसर्स थे, उन लोगों को ट्रायल किया गया रेड फोर्ट में। और उन लोगों के सपोर्ट में जो आए वो थे, हमारे सपोर्ट में आए तो कौन थे? जो एडवोकेट, जो उन लोगों के लॉयर, जो उन लोगों को डिफेंस में आए, वो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सापरू, ओके, तेज बहादुर सापरू, आसफ अली, आसफ अली, और जो कि थे, और भी बहुत सारे कुछ कुछ थे वहां पे, जैसे भूला भाई देसाई, के एन काटजू, ओके, के एन काटजू। तो और भी बहुत लोग, इन लोगों के आईएनए जो ट्रायल्स हो रहे थे, तो उनके डिफेंस में बहुत सारे लीडर्स आए। पूरा कंट्री में अपसर्ज हुआ, पूरा कंट्री ने कि आईएनए सोल्जर्स के साथ सिंपैथी दिखाई कि ये लोग जो कि है इंडियंस हैं, ये लोग इंडिया को ही लिबरेट कराने के लिए आए हैं। तो उन लोगों को प्रति ब्रिटिश सहानुभूति का अपना रवैया अपनाए, और इसलिए भी रवैया अपनाए क्योंकि अब जो कि है ब्रिटिश का स्टैंड है कि सून वी आर गोइंग टू गिव सम सॉर्ट ऑफ very very lenient attitude towards the Indians. Soon British is going to give freedom to India. तो इससे अगर उन लोगों के प्रति अच्छे से लिबरल रवैया अपनाया जाएगा, तो फ्यूचर में कमिंग जो डेज होगा, कमिंग डेज में ब्रिटिश का और इंडियन का रिलेशन एक अच्छा हो सकेगा। तो इसलिए भी बहुत पूरे देश में जो कि है आईएनए के सोल्जर्स के खिलाफ, और सभी पार्टी ने आईएनए सोल्जर्स के खिलाफ, आईएनए ऑफिसर्स और सोल्जर्स के खिलाफ एक सिंपैथी दिखाया और उनके सपोर्ट में आए। तो ये सारे लीडर्स, ये सारे जो थे, ये लोग एडवोकेट लॉयर थे उनके सपोर्ट में, आईएनए सोल्जर्स के सपोर्ट में, कि इन लोगों के प्रति, आईएनए सोल्जर्स के प्रति एक लिबरल व्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए, सो दैट इन द फ्यूचर डेज there will be a very good relation between the India and the Britain after the India will get इंडिपेंडेंस। ओके, तो ये हम लोगों को, और इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट। एक पे एक रिवोल्ट आते गया, ब्रिटिश डिस्ट्रॉय होते गए। सबसे पहले तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया वर्ल्ड वॉर टू ने। 6 साल 1939, 1 सितंबर 1939, ओके, 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर दूसरा, और ये चला 45 तक, 3 सितंबर 45। 6 साल में ब्रिटिश फाइनेंशियली भी डिस्ट्रॉय, फिजिकली भी डिस्ट्रॉय, टायर्ड हो गया था, मेंटली टायर्ड, फिजिकली टायर्ड, हर चीज से वो डिस्ट्रॉय हो गया था। दूसरा, क्विट इंडिया मूवमेंट ने बहुत ज्यादा जन जागरूकता, बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस ला दिया था। तीसरा, हम लोग देखें कि किस तरह से आईएनए ने वर्ल्ड लेवल पे ब्रिटिश के खिलाफ एक बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया गया कि आप जो कि है खुद फासिस्ट के फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, और खुद आप फासिस्ट रवैया अपनाए हुए हैं इंडियंस के प्रति।
और तीसरा जो कि है रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट ने तो ब्रिटिश को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ही कर दिया, क्योंकि खुद उसके जो सोल्जर्स थे, आईएनए के सोल्जर्स जो थे वो अब चले गए थे जापान की तरफ, और जापान की साइड से वो युद्ध कर रहे थे। लेकिन यहां पे जो सोल्जर्स थे, यहां पे जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश सोल्जर्स, जैसे रॉयल इंडियन नेवी और बहुत सारे जहां जहां पे सोल्जर्स थे, वो लोग भी अब खुद आईएनए के सपोर्ट में आ गए और खुद ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वो लोग खुद खड़े हो गए। खुद उन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, खुद वो लोग शहर में जो कि है घूमने लगे, शहर में घूमने लगे, ब्रिटिश को अथॉरिटीज को डिस्ट्रॉय करने लगे। तो खुद जो कि है वो लोग भी जो कि है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पूरा खिलाफ हो गए, और पब्लिक जो कि है खिलाफ पहले से थी, पब्लिक खिलाफ पहले से क्विट इंडिया मूवमेंट से ही हो गई थी। तो लास्ट जो था वो उसका सोल्जर्स जो था, जिसपे ब्रिटिश को बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, जिसके दम पे ब्रिटिश टिकी हुई थी, वो भी उसके अगेंस्ट हो गए। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि रिन रिवॉल्यूशन किस तरह से कंप्लीटली ब्रिटिश को डिस्ट्रॉय करने में कंप्लीटली योगदान दिया। ओके, तो नाउ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिन रिवॉल्यूशन रिवोल्ट ऑफ 1946। ओके, तो हम लोगों को रिन रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा देखना है कि क्या क्या हुआ, कहां कहां हुआ, जिसके कारण ब्रिटिश का फोर्सेस ने खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई, खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को मानने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जब जिसका वो पावर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर, ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, लोगों के खिलाफ सारे एक्शन ले रहे थे, तो लोग ऐसे ही नाराज थे। और दूसरा, जब उसके सोल्जर्स के दम पे वो लड़ाई कर रहा था, अब सोल्जर्स खुद उसके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, तो ब्रिटिश के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो दूसरा में हम लोग उस देखेंगे कि क्या क्या किस तरह से रिन रिवॉल्यूशन हुआ, तो यहां पे हम लोग डिस्क्राइब रिन रिवॉल्यूशन को करेंगे। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज इवेंट्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इसका पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंस क्या है रिन रिवॉल्यूशन का। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रिन रिवॉल्यूशन कहां कहां पे हुआ और किस तरह से ब्रिटिश के खिलाफ हुआ। दूसरा हम लोग देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है फ्रीडम स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में, इसका सिग्निफिकेंस क्या है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में। ये एक सिग्निफिकेंस है इसका कि इसने जो लास्ट जो हैमर लगाया, लास्ट कहते हैं ना, लास्ट जो शॉट लगा के विनिंग कर दिया, लास्ट जो हैमर लगा के किसी चीज को, हैमर से किसी चीज को तोड़ दिया, तो वही लास्ट हैमर का काम किया है ये रिन रिवोल्ट ने। लास्ट हैमर लगाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। ओके, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये लास्ट हैमर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जिसने लगाया लास्ट शॉट तो नाम उसी का होता है, किसने जिताया तो इसने जिता दिया, तो किसने लास्ट लगाया तो इसने जिता दिया। लास्ट हैमर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो वही हम लोग देखेंगे कि रिन रिवॉल्यूशन और किस तरह से इसने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान निभाया। ओके, नाउ द रिन रिवॉल्यूशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी नेसेसरी। इंट्रोडक्शन से पता चलता है आप किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, आप किस चीज के बारे में कहना चाह रहे हैं, और तब जाके हम लोग देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, पहले किस चीज के बारे में कहना चाह रहे हैं। तो द रिन रिवॉल्यूशन रिमेन्स ए लीजेंड टू दिस डेज। बहुत ज्यादा लीजेंडरी तो वही होता है जो लास्ट में जो कि है हैमर लगाता है, जो लास्ट में शॉट लगा के जिता देता है, तो इसीलिए ये लीजेंड नेचुरल है। तो ये लीजेंड नेचुरल क्योंकि इसने ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से, इसके बाद जो कि है कोई रिवॉल्यूशन करने की जरूरत पड़ी ही नहीं इंडियंस को, क्योंकि ये एक लास्ट शॉट था जिसने विनिंग करा दिया। और लीजेंड टू दिस डे द रिन रिवोल्ट वाज सीन एज एन इवेंट विच मार्क द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो ये एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल यहां पे करने का इसने काम कर दिया, एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। इंडिया इज सीन टू बी ऑन द ब्रिंक ऑफ ए रिवॉल्यूशन। तो अगर ब्रिटिश अच्छे से सोचती नहीं तो एक भयंकर रिवोल्ट होता जिसका सैनिक ही खुद जो कि है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सोल्जर्स जो था, जो सोल्जर्स को माना जाता है डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सोल्जर को माना जाता है गवर्नमेंट जो कहे उसको करना चाहिए, लेकिन जब सोल्जर्स ही जब अगेंस्ट हो जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो वहां पे रिवॉल्यूशन होना
लाजमी है, वहां पे रिवॉल्यूशन होना कंपलसरी है, और रिवॉल्यूशन होगा तो ब्रिटिश ऐसे भी मारे जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर ब्रिटिश मारे जाएंगे, उससे अच्छा है कि एक अच्छा सा नेगोशिएशन कर लिया जाए और इंडियंस को फ्रीडम दे दिया जाए, और जो कि है ब्रिटिश अच्छा से सम्मान पूर्वक वापस चला जाए। तो यहां पे इसका यही इंपॉर्टेंस। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लीजेंड है, क्यों क्योंकि ये एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल करने में सहायक हुई, और अगर नहीं करती तो इंडिया में रिवॉल्यूशन होना तय था। तो हम लोगों ने इतना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किस तरह से स्टार्ट हुआ, पहले क्या चीज है, अब उसके तहत किस तरह से स्टार्ट हुआ। तो द अरेस्ट ऑफ बीसी दत्त, ए रेटिंग फॉर स्क्रॉलिंग क्विट इंडिया ऑन द HMIS तलवार, ओके, ऑन द HMIS तलवार वाज सोरली रिसेंटेड। जब क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट 1945 में खत्म हो गए, मिड जून 1945 में, जब सारे कांग्रेस लीडर्स को मिड जून 1945 में रिलीज कर दिया गया, तो दैट वाज सीन एज ए एंड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यहां पे जो कि है तो क्विट इंडिया, जब इसने स्क्रॉल किया कि क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो, ओके, क्विट इंडिया का हिंदी भारत छोड़ो। अब क्विट इंडिया, वी डू नॉट नीड यू, वी डू नॉट रिस्पेक्ट यू, गो टू योर होम country, okay, we are Indians, we will govern the India in a better way, okay, so quit India। तो बीसी दत्त ने जोश में आके कह दिया कि क्विट इंडिया, वी डू नॉट नीड यू, वी डू नॉट नीड ब्रिटिश ऑफिसर्स, वी डू नॉट नीड ब्रिटिश पीपल इन दिस कंट्री। तो क्विट इंडिया जब इसने बोला तो HMIS तलवार पे था, वो एक रेटिंग पे था, वो एक सोल्जर था। तो क्विट इंडिया वाज सोरली रिसेंटेड ऑन 18 फरवरी 1946 द रेटिंग ऑफ द, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिश ने। जब क्विट इंडिया, नेचुरली सोल्जर्स को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तो इसने जब क्विट इंडिया बोला तो ब्रिटिश ने इसको गिरफ्तार कर लिया। अब ऑन 18 फरवरी 1946 द रेटिंग ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी वेंट ऑन स्ट्राइक। तो ये 18 फरवरी को 1946 को रॉयल इंडियन नेवी स्ट्राइक पे चली गई। एक कारण तो ये भी था कि उसी का जो पार्ट था, उसी के मेंबर था ये बीसी दत्त। तो बीसी दत्त के सपोर्ट में वो लोग जो कि है कि हमने सिर्फ इतना ही कहा ना, हम लोगों ने किसी को किल तो नहीं किया, बीसी दत्त ने किसी ब्रिटिश को किल तो नहीं किया, सिर्फ उसने अपना हक जताया, सिर्फ उसने वही जताया जो न्यायपूर्ण था, सिर्फ उसने वही जताया जो जस्ट था। तो उसने क्विट इंडिया बोला कि क्विट इंडिया, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज you, we do not want to recognize your authorities, we need Indians to recognize Indians, okay, not the Britishers anymore। तो क्विट इंडिया, तो इसमें उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, ब्रिटिश ने इसको गिरफ्तार कर लिया। तो 18 फरवरी 1946 द रेटिंग ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी वेंट ऑन स्ट्राइक, सब उसके सपोर्ट में आए, और जो कि है 18 फरवरी को यहां से ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। रॉयल इंडियन नेवी का रिवॉल्यूशन 18 फरवरी 1946 से स्टार्ट, और उसमें जो कि है पूरा तरीके से उसने स्ट्राइक कर दिया कि इसको इतना बड़ा पनिशमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी। छोटा सा क्विट इंडिया बोला जो जस्ट था, तो इसमें इसको इतना ज्यादा, लेकिन ब्रिटिश देखी कि हमारा पोजीशन, ब्रिटिश हार रही है, ब्रिटिश बहुत ज्यादा डिप्रेस है, तो इसीलिए ब्रिटिश ने बहुत ही ज्यादा एक्शन लिया इसके खिलाफ। तो इसके सपोर्ट में इन लोगों ने अपना स्ट्राइक कर दिया। अब दूसरा 1100 नवल रेटिंग ऑफ HMIS तलवार स्ट्रक वर्क एट बॉम्बे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू देम। फ्लैग्रेंट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अनपैलेटेबल फूड, अब्यूजेस टू फूड एटसेट्रा। तो एक तो उसके सपोर्ट में आए, उसके सपोर्ट में आके इन लोगों ने अपना स्ट्राइक किया। दूसरा जो बात स्ट्राइक करने का था कि ब्रिटिश के कंपैरिजन में इंडियन जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिश के कंपैरिजन में इंडियन सोल्जर, उसमें बहुत ही गलत तरीके से इन लोगों को ट्रीट किया जाता, बहुत ही इन लोगों को निम्न
कैटेगरी का समझा जाता था। बहुत ही इन लोगों को, जैसे इन लोगों को एक तो इक्वालिटी नहीं होती थी, सेम पोजीशन पे है, सेम सोल्जर्स है, फिर भी उन लोगों की सैलरी अलग होती थी। ब्रिटिश की सोल्जर्स की सैलरी अलग, इंडियन की सैलरी अलग, ब्रिटिश का प्रमोशन अलग, इंडियन का प्रमोशन अलग। यानी कि इंडियन का हर चीज जो कि सैलरी हो, प्रमोशन हो, फिर खाना भी उन लोगों को, इंडियन को, जो कि इंडियन सोल्जर्स को खराब दिया जाता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों के साथ किया जाता था, यानी यहां तक कि डॉग्स समझा जाता था इंडियन सोल्जर्स को। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था, बहुत ही ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। फिर जो कि है इंडियन सोल्जर को यहां तक कि ऑफिसर फुट से भी उसको मार देते थे, फुट से भी उसको अब्यूज करते थे। तो इतना बहुत ज्यादा ये सब सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उस लोगों को खाना अच्छा से नहीं मिलता था, फूड से अब्यूज करते थे, और उसके भी सपोर्ट में, बीसी दत्त के सपोर्ट में, इन सारे चीजों को लेकर एक 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार ने अपना स्ट्राइक कर दिया, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट रिवोल्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ओके, तो यहां पे हम लोग ये देखते हैं किस तरह से स्टार्ट हुआ, क्या कारण था स्टार्ट होने का। ओके, नाउ नाउ नेक्स्ट जो कि थे, अब देखते हैं किस तरह से ये फैला, कहां कहां पे ये फैला, किस तरह से ये फैला। ओके, किस तरह से प्रोग्रेस हुआ। नेक्स्ट डे रेटिंग फ्रॉम कैसल एंड फोर्ट बैरक्स ज्वाइन द स्ट्राइक। तो यहां पे भी दूसरे और जितने रेटिंग्स थे यहाँ के वहां के, सब जगह धीरे धीरे स्प्रेड होता गया, तो वो लोग भी स्ट्राइक। सम इवेंट लेफ्ट देयर पोस्ट, वो लोग अपना पोस्ट भी जो कि है छोड़ने के लिए तैयार हो गए, पोस्ट भी, एंड वेंट अराउंड बॉम्बे इन लॉरीज होल्डिंग कांग्रेस फ्लैग थ्रेटनिंग यूरोपियंस एंड पुलिसमैन। तो होल्डिंग कांग्रेस फ्लैग, अब वो लोग कहे कि क्विट इंडिया मतलब गो, we do not recognize britishers, we do not need britishers, we do not recognize british authorities। तो हम लोग किसको ऑथोरिटीज को अब मानेंगे, कांग्रेस को मानेंगे। कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट लाया था, कांग्रेस का बहुत ज्यादा योगदान था, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा फाइट किया था, तो हम इसी को अब मानेंगे इस देश को गवर्न करने के लिए, ना ही ब्रिटिश को। तो बहुत लोगों ने अपना पोस्ट भी छोड़ दिया, और इस तरह से सिंपैथेटिक और टोकन स्ट्राइक हर जगह धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। ओके, हर जगह धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। तो अब देखते हैं कि 19 फरवरी को अगर हम देखते हैं, तो 19 फरवरी को अपॉन रीचिंग द न्यूज ऑफ HMIS तलवार स्ट्राइक इन बॉम्बे, HMIS हिंदुस्तान, ओके, HMIS हिंदुस्तान along with more ships and 3 shore establishment went on a lightning strike in कराची। कराची में भी जो कि है HMIS हिंदुस्तान ने जस्ट 19 फरवरी को स्ट्राइक कर दिया। तो धीरे धीरे वही HMIS तलवार जो 18 फरवरी 1946 को हुआ था बॉम्बे में, तो न्यूज जैसे जैसे स्प्रेड होने लगा, तो यहां पे भी कैसल एंड फोर्ट बैरक्स भी ज्वाइन किया। फिर जस्ट नेक्स्ट डे जो कि है, नेक्स्ट डे कराची में जो कि है HMIS हिंदुस्तान ने भी स्ट्राइक कर दिया। एक जो सेना में जो कुछ भी होता है, तुरंत उसका स्प्रेड इतना जल्दी से होता है, और एक ने किया तो सब धीरे धीरे उसी को फॉलो करने लगते हैं। तो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इसका। रिन रिवॉल्यूशन का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि सारे जगह जो कि है सेना स्ट्राइक करने लगे, सारे जगह आर्मी फोर्सेस जितने भी थे, तो वो धीरे धीरे करके बहुत पूरे कंट्री में फैलने लगे, बहुत जगह वो अपना स्ट्राइक करने लगे। ओके, तो HMIS हिंदुस्तान ने भी स्ट्राइक कर दिया। अब जो कि है फोर्थ नंबर, ओके दिस इज फोर्थ। तो सिंपैथेटिक टोकन स्ट्राइक टुक प्लेस इन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन मद्रास हो गया, तो मद्रास, विशाखापट्टनम, कोलकाता, दिल्ली, कोचीन, जामनगर, द अंडमान एटसेट्रा। तो हर जगह धीरे धीरे करके वो फिर फैलने लगे। ओके, पहले देखे कहां से स्टार्ट हुआ, बॉम्बे से, फिर कैसल बैरक्स, कराची, HMIS हिंदुस्तान, फिर जो कि है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी सब आर्म फोर्सेस के ही विंग थे, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी मद्रास, विशाखापट्टनम, कोलकाता, दिल्ली, कोचीन, जामनगर, अंडमान,
तो हर जगह धीरे धीरे वो जो कि है स्ट्राइक, जैसे ही न्यूज जाता था तो हर जगह सबको, सबके दिल में था कि इंडिया को गवर्न अब इंडिया को करना चाहिए, अब इंडिया को ब्रिटिश की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने देख लिया कि कितना ज्यादा रिप्रेशन किया गया ब्रिटिश के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान लोगों पे, चाहे वो किसान हो, वर्कर हो, हर किसी पे बहुत ज्यादा ब्रिटिश ने फासिस्ट पॉलिसी के तहत, फासिस्ट के तहत उसने पूरे इंडियंस को ट्रीट किया। तो सब में दिल में था कि ब्रिटिश को हटाना है। लेकिन आगे कौन आया? तो आगे आया हमारा HMIS तलवार, बीसी दत्त। बीसी दत्त ने स्क्रॉल किया, HMIS तलवार उसके सपोर्ट में आया, फिर ये सब आया, फिर जो कि है अपना HMIS हिंदुस्तान आया, फिर मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट भी जो कि है इसके सपोर्ट में आने लगे। ओके सगर। फिर जो कि है अगर 5 नंबर देखते हैं, ओके, तो यहां पे RIAF मैन वेंट ऑन ए सिंपैथेटिक स्ट्राइक इन द मैरिन ड्राइव, अंधेरी, ओके, अंधेरी एंड सायन एरिया ऑफ बॉम्बे एंड इन पुणे, कोलकाता, जेसोर, अंबाला यूनिट्स एटसेट्रा। तो यहां पे जो कि है ओके, रॉयल इंडियन एयरफोर्स जो कि है वो लोग भी जो कि एयरफोर्स भी जो कि है, तो यहां पे सारे सपोर्ट में आ गए। वो लोग भी जो कि है मैरिन ड्राइव इंडिया में, मैरिन ड्राइव जो बॉम्बे में है, अंधेरी, सायन, ओके, फिर पुणे में, कोलकाता में, जेसोर, अंबाला यूनिट, सब जो कि है अपना अपना कुछ पार्ट जो कि है अपना, कोई सिंपैथेटिक, कोई टोकन स्ट्राइक, कोई जो कि है पूरा पोस्ट को छोड़ रहा है, कोई जो कि है पूरा जो कि पूरी तरह से स्ट्राइक कर रहा है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से, कोई थोड़ा मात्रा में, कोई ज्यादा मात्रा में, कोई इस तरह से, कोई उस तरह से, हर तरह से जिसको जिस तरह से बन पड़ा वो लोग उस तरह से उसको स्ट्राइक को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सबके दिल में ये कॉमन चीज था कि ब्रिटिशर्स आर रॉन्ग, ब्रिटिशर्स आर ट्रीटिंग द इंडियन इन ए वेरी रॉन्ग वे, नॉट ओनली इंडियंस पीपल बट ब्रिटिशर्स आर ऑल्सो ट्रीटिंग देयर ऑन सोल्जर्स इन ए वेरी वेरी रॉन्ग वे। इन कंपैरिजन हम लोगों ने देखा उन लोगों को, इंडियन सोल्जर्स को फूड अच्छा से नहीं दिया जाता था जो इंडियन मैन थे, और वही ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश को अच्छे से फूड दिया जाता था। अब्यूजेस टू फूड भी होता था इंडियन सोल्जर्स को। फिर प्रमोशन भी नहीं, बहुत ही कम, ज्यादा बहुत ही कम होता था, सैलरी भी उनके खिलाफ बहुत ही कम मिलती थी। हर तरह से इंडियंस को नीचा दिखाने का काम किया जाता, हर तरह से इंडियंस को डॉग्स की तरह ट्रीट किया जाता था। तो सबके दिल में था कि हम लोगों को स्ट्राइक करना है, हम लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के साथ काम नहीं करना। लेकिन और इस तरह से बीसी दत्त ने स्टार्ट किया, HMIS ने तलवार ने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे जो कि है हर जगह ये फैलते गया, मिलिट्री में भी फैल गया और एयरफोर्स में भी जो कि है वो हर विंग, जितना भी आर्म फोर्सेस के विंग थे, धीरे धीरे सब जगह वो स्ट्राइक होने लगा। तो यहां से ब्रिटिशर्स देखा कि अब सब जगह जो कि है मेरा स्ट्राइक हो रहा, मेरा जो कि है अपोजिशन हो रहा, और यह अपोजिशन कौन कर रहा है? जिसका ब्रिटिश को बहुत ज्यादा, जिस पे स्ट्रेंथ था। ब्रिटिश को किस पे स्ट्रेंथ था? पीपल पे तो स्ट्रेंथ था नहीं, क्योंकि पीपल तो ऑलरेडी अगेंस्ट है ब्रिटिश के। हम लोगों ने देखा जितना इलेक्शन होता था कांग्रेस जीत जाता था, ब्रिटिश के पूरा स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं। तो ब्रिटिश किसके तहत काम करते थे? ब्रिटिश किसके तहत रूल करते थे? फोर्स की तहत। फोर्स मतलब आर्म फोर्सेस, और यही आर्म फोर्सेस अब अगेंस्ट हो गए। तो अब ब्रिटिशर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं, तो उसे जो कि है इंडिया को फ्रीडम देना ही होगा, इंडिया को फ्रीडम देके उसे वापस जाना ही होगा। तो ओके, तो इस तरह से ये फैलता गया। नाउ सिपॉयज एट जबलपुर, ये 6 नंबर पॉइंट कर देते हैं। ओके, सिपॉयज एट जबलपुर वेंट ऑन ए, ओके, सिपॉयज भी वेंट ऑन ए स्ट्राइक व्हाइल द कोलाबा कैंटोनमेंट शोड ओमनियत रेस्टलेसनेस। ओके, तो यहां पे देखते हैं कि उसी तरह जो कि सिपॉयज हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, हर विंग आर्म फोर्सेस के जो कि है धीरे धीरे पूरे देश में जो कि है फैलने लगे। तो हम लोगों ने देखा कहां कहां फैल रही है और कितने कितने अमाउंट में फैले। कहीं पे थोड़ा सा टोकन स्ट्राइक, कहीं पे सिंपैथेटिक स्ट्राइक, कहीं पे पूरा स्ट्राइक, कहीं पे जो कि पोस्ट छोड़ रहा है, कहीं पे अगेंस्ट नारा लगा रहा है, कहीं पे कांग्रेस में जाके मिल रहा है। तो सारे लोग जो कि है ब्रिटिश के खिलाफ हो गए, आर्म फोर्सेस जो इंडिया के थे। और रेटिंग स्ट्राइक, ए 7-day रेटिंग स्ट्राइक्स इन कोलकाता विच हैड टू बी ब्रोकन बाय सीज बाय ट्रूप। तो नेचुरली
उन सारे स्ट्राइक्स को जो कि खत्म करने के लिए ब्रिटिश तरह तरह के जितने भी और जो टोकन उसके ट्रूप्स थे उसको वहां भेजते थे। जैसे बॉम्बे में आया तो मराठा रेजिमेंट को भेज दिया उसको ब्रेक करने के लिए, कोलकाता में दूसरा, हर जगह जो कि है। लेकिन यह दिखा देता है कि वो लोग भी अगर हो गए तो जो बहुत लोग जो कि है HMIS तलवार या फिर HMIS हिंदुस्तान कुछ भी, ये लोग तो अगेंस्ट हो गई के। अब जिसको जैसे हम लोगों ने देखा कि जब HMIS तलवार स्ट्राइक पे गई तो उसको ब्रेक करने के लिए जो पहला जो ट्रूप भेजा था वो रेजिमेंट ने उस पर फायर करने से, उस पर बंदूक चलाने से इनकार कर दिया, तो वो भी उसके सपोर्ट में आ गए। तो उसको फिर बैरक में जो कि है अपना कौन ले जाया गया, तो उसके लिए मराठा रेजिमेंट को बुलाया गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कुछ जो कि है सपोर्ट में आ रहे हैं, कुछ जो कि है अभी भी जो कि है ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए और कुछ जो कि है ब्रिटिश के ऑर्डर अभी भी मान रहा है। तो ब्रिटिश का लेकिन पूर्व बहुत ही ज्यादा यह दिखा देता है कि डमाडोल स्थिति हो गई, ब्रिटिश का स्थिति जो कि है बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है। ओके, क्योंकि अब वो लोग भी धीरे धीरे उसमें भी धीरे धीरे नेशनलिस्ट फीलिंग जा रही है, सोल्जर्स में भी धीरे धीरे नेशनलिस्ट फीलिंग जा रही है, और ब्रिटिश का जो रूट था वो अब धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। कुछ रूट अभी भी बचा हुआ है लेकिन वो भी धीरे धीरे करके उसका भी अपरूट हो रहा है। ओके, नाउ पीपल इन द सिटी। अब सोल्जर्स तो इतना किया है, तो सोल्जर्स के सपोर्ट में पीपल भी आ गए। यहां पे पीपल इन द सिटी ज्वाइंड इन इट, इट मार्क्ड ए वायलेंट एंटी ब्रिटिश मूड, क्योंकि सोल्जर्स जब किए तो पीपल तो पहले से रेडी थे, क्विट इंडिया मूवमेंट से ही रेडी थे, तो पीपल भी पूरे सोल्जर्स के सपोर्ट में आ गया कि नहीं, आप लोग ने इस बार सही डिसीजन लिया है, इस बार आप लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ही अच्छा काम किया, ब्रिटिश के खिलाफ सारे पोस्ट को छोड़ो, ब्रिटिश के खिलाफ आप फिर से जो कि है INA सोल्जर्स जिस तरह से ब्रिटिश के खिलाफ हो गए, आप भी जो कि है ब्रिटिश के खिलाफ हो। तो ब्रिटिश पीपल बहुत ज्यादा सपोर्ट में आ गए रॉयल इंडियन नेवी के, और इट रिजल्टेड इन द वर्चुअल पैरालिसिस ऑफ द सिटी। ओके, a display of solidarity was shown by people in other parts of the country. Okay, the revolt in the armed forces had a great liberating effect on the minds of the people. Okay, it had a liberating effect on the minds of the people. People supported the ratings with food and sympathy and later joined them in paralyzing city. तो सबसे बड़ी जो बात होगी कि पीपल का मोरल ये बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया रॉयल इंडियन नेवी। क्यों? क्योंकि जो पीपल अगर कोई स्ट्राइक करते तो उसको दबाने का काम कौन करता है, रिप्रेस का काम कौन करेगा, तो सोल्जर्स। अब सोल्जर्स खुद स्ट्राइक कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है सोल्जर्स अब खुद स्ट्राइक कर रहे हैं, वो भी ब्रिटिश के खिलाफ। जो दूसरा सोल्जर्स को, जो दूसरी टुकड़ी को लाया जाता है, दूसरा रेजिमेंट को लाया जाता है, उस रेजिमेंट को सप्रेस, वो भी जो कि है उसको उस पर फायर करने से इनकार कर देता है। कुछ लेकिन रूट अभी भी बचा हुआ है जो उस पर फायर करते हैं, जो उसको अच्छे से फिर से अपना काम में लगाने की कोशिश करते हैं, स्ट्राइक को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ रूट जो कि है ब्रिटिश को जो रूट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो पीपल जो कि है, पीपल बहुत ही ज्यादा इससे खुश हुए। क्यों? इट हेल्प्स इन लिबरेटिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल। पीपल बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गए कि जिस हम लोग स्ट्राइक करते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो कौन हम लोग का प्रोटेस्ट ब्रेक करता है? सोल्जर्स। अब जो कि है सोल्जर्स जो कि है, सोल्जर्स खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अब नेचुरली है कि अब कौन उसको ब्रेक करेगा? सोल्जर्स अब खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ब्रिटेन से तो आएगा नहीं सोल्जर्स तो जो है वो यहीं का है बचा हुआ। तो यहां पे पीपल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गए कि अब उस पर गोली चलाने वाला, अब उसको रिप्रेस करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो रिप्रेस करने वाला है वह खुद ब्रिटिश के खिलाफ अब स्ट्राइक करिए, खुद ब्रिटिश के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रही है। तो यहां पे इसका रिन रिवॉल्यूशन का बहुत ही ज्यादा योगदान है ऑन लिबरेटिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल, बहुत ही ज्यादा योगदान है। तो ये इसीलिए इसको कहते हैं कि लास्ट रिवॉल्ट, लास्ट हैमर ब्रिटिश पे चलाया और ब्रिटिश खत्म। ओके, तो यहां पे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरा, ऑन फरवरी 1946 the Bombay naval strikes began and on 19 फरवरी क्लीमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे,
क्लीमेंट एटली जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे इन इंग्लैंड के, क्लीमेंट एटली इन द हाउस ऑफ कॉमन्स अनाउंस द डिसीजन टू डिस्पैच द कैबिनेट मिशन। ओके, कैबिनेट मिशन को उन्होंने डिस्पैच करने का प्लान लिया। इट स्पोक द इंडियन इंडिपेंडेंस कमिंग सून, Indian independence coming soon. Okay, the willingness of the British to make substantial political concessions at this point of time to the combined impact of the popular military struggles. Okay, the Quit India movement, INA trial upsurge and the Rhine strike. तो यहाँ पे हर तरह से ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। और सबसे बड़ी बात है इसका इंपॉर्टेंस जो कि है, ये रिन का इंपॉर्टेंस, रॉयल इंडियन नेवी स्ट्राइक का इंपॉर्टेंस ये है कि जिस तरह से 18 फरवरी को बॉम्बे नवल रेटिंग ने स्ट्राइक किया। ब्रिटिश ऐसे ही वीकेंड हो चुकी थी, ब्रिटिश ऐसे ही टायर्ड हो चुकी थी 6 साल का वर्ल्ड वॉर 2 में, ब्रिटिश ऐसे ही फिजिकली उसका सोल्जर सारे बहुत ज्यादा वीकेंड हो चुके, फाइनेंशियली ब्रिटिश जो कि है बहुत ज्यादा वीकेंड हो चुकी थी। अब जो कि है फिर क्विट इंडिया मूवमेंट से नेशनल पीपल स्ट्रगल, नेशनल पीपल का अपसर्ज देख के, नेशनल पीपल का अवेकनिंग देख के ब्रिटिश ऐसे ही डिमोरलाइज हो गए। अब देखा कि यहां से तो ये पॉपुलर अपसर्ज, फिर मिलिट्री स्ट्रगल ने देखा कि किस तरह से आईएनए सोल्जर्स जो कि है खुद उसके खिलाफ हो गए। आईएनए सोल्जर्स के ट्रायल में नेशनल अपसर्ज फिर से हुआ, फिर से नेशनल अवेकनिंग हुआ, फिर लास्ट में उसने ये भी देखा कि रेन रिवॉल्यूशन अब जो बचा खुचा था वो भी हमारे अगेंस्ट हो गए। तो ये सारे जो कि है जब ब्रिटिश ने देखा तो अब कहा कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं, जो सोल्जर्स हमारे ऑर्डर लेते थे अब वो खुद हमारे अगेंस्ट हो गए, जिसके दम पे हम लोग जो कि है पूरे भारतीय पे शासन कर रहे थे, अब वो खुद जो कि है हमारे ही अगेंस्ट हो गए और पीपल उसके समर्थन में आ गए कि सही डिसीजन ले रहे हैं। पीपल जो कि ऑलरेडी हमारे अगेंस्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट से, जो कुछ सोल्जर आईएनए के थ्रू अगेंस्ट है, अब जो कि है जो सोल्जर्स वर्किंग में था वो भी अगेंस्ट हो चुका है। दूसरे रेजिमेंट वाले फायर नहीं करते हैं उस पर, कुछ जो कि है बचा हुआ है जो अभी भी फायर करते हैं, तो वो तो कभी भी टूट सकता है, वो तो कभी भी इसी तरह उखड़ सकता है जो रूट बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो कि है उन्होंने इन सब बातों को देखते हुए, अच्छे से सोचते हुए, समझते हुए ब्रिटिश ने डिसाइड लिया कि अब जब लौटना ही है अपने देश तो एक सम्मान की तरह लौटा जाए, और इसलिए उसने जो कि है कैबिनेट मिशन प्लान को लाने का निर्णय लिया। हालांकि ये देश जो कि है, ये डेट एक कोइंसिडेंट है कि 19 फरवरी को कोइंसिडेंस है कि 19 फरवरी को उसने कैबिनेट मिशन प्लान को 18 फरवरी को हुआ और 19 फरवरी को उसने कैबिनेट मिशन प्लान को भेज दिया। लेकिन कैबिनेट मिशन का डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है, जब देखा कि ब्रिटिश के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सब कारण के कारण, ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 2 के कारण, आईएनए के कारण, क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण, और लास्ट में जो कि है ये तो अपना काम पूरे अच्छे तरीके से लास्ट हैमर कर ही दिया, लास्ट हैमर चला ही दिया, विनिंग शॉट लगा ही दिया। तो यहां पे कैबिनेट मिशन प्लान इसलिए ब्रिटिश ने भेजा ताकि एक अच्छा से एमाइकेबल, एक अच्छा से दोनों के जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के तहत भारत और ब्रिटेन का, ताकि फ्यूचर रिलेशन इंडिया से ब्रिटिश का अच्छा हो सके, इसलिए उसने कैबिनेट मिशन प्लान को 19 फरवरी को यहां पे भेज दिया। तो ये था इंपॉर्टेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इस रॉयल इंडियन नेवी का, कि जो सोल्जर्स थे वो खुद जो कि है ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए। तो जब नाव डूब ही रही थी ब्रिटिश की वर्ल्ड वॉर 2 के तहत, क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत, आईएनए अपसर्ज के तहत, तो ये जो कि है उस डूबते हुए नाव को और ज्यादा अच्छे से लास्ट में डुबाने का काम किया। जो बचा हुआ था जिसके दम पे ब्रिटिश, वो भी अब ब्रेक कर दिया, वो उसको भी तोड़ा गया। अब कुछ बचा है तो उसको टूटने में बहुत ज्यादा देर, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगी। जो कुछ सोल्जर्स, जो कुछ रेजिमेंट अभी भी ब्रिटिश का सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी इंडियंस के खिलाफ हैं, उसको टूटने में बहुत ज्यादा देर अब नहीं लगेगी। जो ब्रिटिश के अभी भी ऑर्डर ले रहे हैं उसको टूटने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इंपॉर्टेंस है, कहां कहां पे हुआ, तो किस तरह से यहां से इंपॉर्टेंस हो जाता है सिग्निफिकेंस। जो पार्ट 2 था क्वेश्चन का कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट का, सॉरी रॉयल इंडियन नेवी का, इसका सिग्निफिकेंस क्या। तो सिग्निफिकेंस यहां से हो जाता है स्टार्ट, कि यहां से
कि 18 फरवरी को हुआ और जस्ट 19 फरवरी को जो कि है कैबिनेट मिशन यहां पे आया। भले ही इसका डिसीजन, कैबिनेट मिशन प्लान का डिसीजन ब्रिटिश ने पहले ले चुका था, लेकिन इसको भी देखते हुए उसने तुरंत 19 फरवरी को कैबिनेट मिशन यहां पे भेजा गया। कैबिनेट मिशन भेजा गया ताकि अच्छे से नेगोशिएशन हो सके, ब्रिटिश एक सम्मान की तरह अपना वापस जा सके। ओके, तो यहां पे इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस ये दिखाता है कि रॉयल इंडियन नेवी का 18 फरवरी के बाद जस्ट 19 फरवरी कैबिनेट मिशन, तो ये दिखा देता है इसका इंपॉर्टेंस, ये दिखा देता है इसका सिग्निफिकेंस, किस तरह से इसने अपना रोल प्ले कर चुका है, किस तरह से रॉयल इंडियन नेवी ने इन सगर जो स्प्रेड करते हुए ये मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में, हर तरह के आर्म फोर्सेस में स्प्रेड करते हुए, यहां तक कि पुलिस में भी, हर चीज में स्प्रेड करते हुए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स में हर तरह से स्प्रेड करते हुए ये अपना काम कर चुका है। और इसके लिए अब इसका रिजल्ट यहां पे हम लोगों को देखने को मिल गया कि इसका सिग्निफिकेंस ये हो गया कि कैबिनेट मिशन को उसने रवाना किया और कैबिनेट मिशन ने एक अच्छा से म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत एक अच्छे से एग्रीमेंट इंडियन को के लिए बनाया ताकि फ्यूचर रिलेशन ब्रिटिश का इंडियन से अच्छा हो सके। ओके, सिग्निफिकेंट इन दिस वे द ब्रिटिश रियलाइज दैट द लेजिटिमेसी टू रूल हैड बीन irrevocably eroded and hence a grant of freedom became a necessity to Indians। यहां अब नेसेसिटी हो गया है उसको देना, ब्रिटिश के खिलाफ अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, जिसके खिलाफ, जिसके दम पे ब्रिटिश इंडियंस को सप्रेस करती थी सोल्जर्स, अब सोल्जर्स खुद उसके अगेंस्ट हो गए, तो एक कोई ऑप्शन ब्रिटिश के ही नहीं बचा। तो जो ब्रिटिश ऐसे भी कोई लेजिटिमेट रूल नहीं था, लेकिन इलेजिटिमेट रूल था, लेकिन वो कहते थे कि हम लोग जो कि है लेजिटिमेट के तहत हम लोग फंक्शन कर रहे हैं। वो लोग ब्रिटिश कहते थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से उसने बनाया था, जिस तरह से धीरे धीरे करके वो फ्रीडम इंडियन को देते जा रहे थे, तो वो दिखाता है कि वो लेजिटिमेट की तरह रूल कर रहे थे, लेकिन भले ही वो इंडियन पीपल के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, इंडियन पीपल के खिलाफ वो अपना सारा रूल कर रही थे। लेकिन अब जो कि है रॉयल इंडियन नेवी के स्ट्राइक के तहत अब ये बिकम नेसेसिटी टू इंडियंस, फ्रीडम अब उसको देना एकदम से नेसेसिटी हो गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई ऑप्शन नहीं बचा। जो उसके खिलाफ जो ऑप्शन था, उसका जो पावर था आर्म फोर्सेस, अब सारे आर्म फोर्सेस में उस रिवोल्ट होने लगा, सारे आर्म फोर्सेस में रिवोल्ट होने लगा अगेंस्ट ब्रिटिश। ओके, कि ब्रिटिश क्विट इंडिया। ओके, बीसी दत्त ने जो कहा तो सारे वही कहने लगे कि ब्रिटिश क्विट इंडिया, वी डू नॉट नीड यू, वी नीड कांग्रेस, वी नीड इंडियन पीपल टू रूल फॉर इंडिया। ओके, तो इन दिस वे हाउएवर, लेकिन इतना सफल हुआ, अब इसका जो कि है डिमेरिट भी है। डिमेरिट हम लोग नहीं कह सकते, इसका एक तरह से लैकिंग कर सकते हैं। ओके, लैकिंग ये रह गया कि बहुत अच्छे तरीके से रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट हुआ, लेकिन हाउएवर डिस्पाइट द कांग्रेस, Muslim League and communist flags being jointly hosted on the ship's mast, Muslim rating went to the league to seek advice of future action। Okay, Muslim rating कहां पे गया? Muslim ratings went to the league to seek advice on future action, while the rest went to the Congress। Okay, rest went to the Congress and the socialist। okay, तो कांग्रेस एंड द सोशलिस्ट, जिन्ना's एडवाइस, ओके, जिन्ना का एडवाइस टू सरेंडर वाज एड्रेस टू मुस्लिम्स। ओके, एड्रेस टू मुस्लिम रेटिंग्स एलोन, मुस्लिम रेटिंग्स एलोन। ओके, जिन्ना का एडवाइस एड्रेस टू मुस्लिम रेटिंग्स एलोन, हु ड्यूली हीडेड इट। वल्लभ भाई पटेल asked Hindu ratings to surrender, the rating have listened to सरदार पटेल्स एडवाइस टू सरेंडर। यहां पे हम लोग देखते हैं कि इतना अच्छा रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट हुआ, इतना सोल्जर्स का रिवोल्ट हुआ, लेकिन लैकिंग कहां पे हो गया कि भले ही बहुत अच्छा रिवोल्ट हुआ और वहां पे जितने भी कम्युनिटी के लोग थे, जितने भी चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी बहुत सारे कम्युनिटी के, लेकिन उन्होंने सबने अपने अपने नेता को सुना, सबने सरेंडर कर दिया लास्ट में ब्रिटिश को, लेकिन सबने किसके कहने पे सरेंडर किया? एक के कहने पे नहीं किया, सबने वहां पे अपना कम्युनल को सुना सबने। जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो मुस्लिम रेटिंग
जो कि है मुस्लिम लेटिंग जिन्ना को सुना, मुस्लिम लीग को सुना। फिर देखते हैं कि हिंदू रेटिंग, जो हिंदू पीपल थे, जो हिंदू, उसने सरदार पटेल का एडवाइस मांगना, मुस्लिम ने जिन्ना का एडवाइस मांगा। तो कम्युनल को यह खत्म नहीं कर सके। कम्युनलिज्म जो फैल चुका था, कम्युनलिज्म जो जिन्ना के खिलाफ, जो जिन्ना ने एडवाइस लिया था डायरेक्ट 1940 से ही, जो जिन्ना ने कम्युनल कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो 1946 में भी हम लोग देखते हैं कि कम्युनल सोल्जर्स में भी जा चुकी थी, सोल्जर्स में भी पेनिट्रेट कर चुके, सोल्जर्स भी इससे अछूता नहीं रहा था। इसलिए यहां पे जो कि है, जब मुस्लिम जो रेटिंग्स थे, जो मुस्लिम सोल्जर्स थे, उन्होंने जिन्ना का एडवाइस सुना और कहा कि अब हम सरेंडर करेंगे और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जैसा जिन्ना कहेंगे वो करेंगे। हिंदू जो कि थे वल्लभ भाई पटेल का एडवाइस माना और जो वल्लभ भाई पटेल कहेंगे वैसा हम लोग फ्यूचर एक्शन करेंगे। तो कम्युनलिज्म को यह जो कि है रिवोल्ट खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि कम्युनलिज्म बहुत ही तरह से रिलीजियन, जैसे हम लोग ने अभी देखा, हम लोग ने पहले देखा कि स्टार्ट कैसे हुआ था फ्रीडम स्ट्रगल। 10 मई को स्टार्ट हुआ था। तो 10 मई को स्टार्ट किस बेसिस पे हुआ था? वो भी हुआ था कम्युनल बेसिस पे, वो भी हुआ था रिलीजियन बेसिस पे। कि कोई कहता था कि जो इनफील्ड राइफल्स है वो चर्बी से बना हुआ है, गाय का चर्बी, सुअर का चर्बी से। तो यहां से जो कि है रिलीजियस बेसिस पे स्टार्ट हुआ था और खत्म भी हम लोग देख रहे हैं कहां पे हो रही है, रिलीजियस बेसिस पे। तो रिलीजियस बेसिस पे स्टार्ट हो रहा है, ओके, रिलीजियस बेसिस पे स्टार्ट हो रहा है, ओके, और खत्म भी हो रहा है, फिनिश भी हो रहा है हमारा रिलीजियस बेसिस पे, फिनिश भी हो रहा है रिलीजियस बेसिस पे, ओके। तो रिलीजन का कम्युन इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है, रिलीजन का इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए रिलीजन को सही तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं पूरा फ्रीडम स्ट्रगल क्या है, रिलीजन के बेसिस पे स्टार्ट हुआ। मंगल पांडे ने स्टार्ट किया रिलीजन के बेसिस पे कि हम लोगों को सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी खिला रहा है, ये लोग गाय की चर्बी को मुंह में लगा रहा है। तो यहां पे स्टार्ट हुआ रिलीजन के बेसिस पे। दूसरी खत्म भी जो हो रही है, ये जो डिवीजन, जो पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो वो भी किसके हो रही है, रिलीजन के बेसिस पे, कम्युनल के बेसिस पे। और क्यों? और यहां तक कि सोल्जर्स में भी जो फैला हुआ है वो भी कहां तक, मुस्लिम रेटिंग सुन रहा है एडवाइस जिन्ना का, हिंदू रेटिंग सुन रहा है एडवाइस सरदार पटेल का। तो इन लोगों को कहने पे वो लोग जो कि है रॉयल इंडियन नेवी खत्म हुआ, सब अपने अपने बैरक में फिर से वापस गए। तो उन लोगों ने ब्रिटिश को अब जो कि है अपना लीडर नहीं माना। किसको लीडर मान लिया? अब लीडर मान लिया उन लोगों ने, हिंदू लोगों ने इसको, और जो मुस्लिम लोग थे वो उन लोगों ने मान लिया अपना जिन्ना को। तो यहां पे जो कि है इसको, ये एक डिमेरिट रह गई, ये एक लैकिंग रह गई इस रॉयल इंडियन नेवी स्ट्राइक में कि उन लोग कम्युनलिज्म को वो खत्म नहीं कर पाए। भले ही लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन खुद आपस में जो कम्युनल लड़ाई हो रही थी उसको उन्होंने रोक नहीं पाए, उसको वो खत्म नहीं कर पाए। तो ये एक लैकिंग रह गई, ओके, लैकिंग रह गई। दूसरा, इन दिस वे वी फाइंड दैट रॉयल इंडियन नेवी स्ट्राइक कुड नॉट एबल टू चेक द पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन कम्युनल लाइन। ये कम्युनल लाइन जो स्टार्ट हुआ था उसको वो चेक नहीं कर सका, उसको वो बचा नहीं सका, देश को पार्टीशन होने से उसने बचा नहीं सका। कम्युनल लाइन इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है कम्युनल में कि इसके खिलाफ जो कि है कुछ भी नहीं होता है। ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई किया जा सकता है, ब्रिटिश को हराया भी, लेकिन खुद जो कि है कम्युनल लाइन पे कट के सब बहुत सारे इंडियंस मर गए। ओके, कम्युनलिज्म को रॉयल इंडियन नेवी इतना अच्छा से स्ट्राइक हुआ, बहुत सारे जगह पूरे भारत में फैला, क्विट इंडिया मूवमेंट पूरे भारत में फैला, नेशनल रॉयल आईएनए बहुत भारत में फैला, लेकिन कम्युनलिज्म को यह खत्म नहीं कर पाए, कम्युनल लाइन को यह तोड़ नहीं पाए। तो ये सारे इसके लैकिंग दिखा देते हैं, डीमेरिट्स दिखा देते हैं। ओके, लेटर लॉर्ड एटली, क्लीमेंट एटली जो थे, who was prime minister of England, okay, when India became independent, admitted that the distrust and anger, okay, अब ट्रस्ट ब्रिटिश के खिलाफ सोल्जर्स को भी नहीं रहे, डिस्ट्रस्ट एंड एंगर, क्यों? क्योंकि उसने देखा कि किस तरह से आईएनए सोल्जर्स को वो ट्रीट किया, किस तरह से उसने देखा कि उन लोगों को जो कि है यूरोपियन के
अगेंस्ट जो कि है सेम पोस्ट पे सैलरी कम मिलती थी, फूड खराब दिया जाता था, उन लोगों को एब्यूजेस फूड से होता था, फूड खराब दिया जाता था, और भी जो कि प्रमोशन उन लोगों को नहीं होता था। इंडियंस को बहुत सारे देखा कि इसलिए जो कि है ट्रस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश जो थे उसके खिलाफ वो लोग डिस्ट्रस्ट हो गया था इंडियन सोल्जर्स को, और एंगर भी था क्योंकि बहुत सारे उसको जो कि अभी हम लोगों ने देखा खाना खराब मिलता था, उसको फूड से अब्यूज किया जाता था, और भी तरह तरह के सैलरी नहीं दी जाती थी उसके इक्वल में, और बहुत सारे तरीके से। तो हम लोग देखें तो ये सारे चीज एंगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था, पहले से ये सारे डिस्ट्रस्ट और एंगर पहले से था। लेकिन लाने का काम कौन किया? लाने का काम कर दिया हमारा लास्ट में रॉयल इंडियन नेवी स्ट्राइक ने। और पहला जो था स्ट्राइक, पहला जो ब्रिटिश के खिलाफ स्ट्राइक कौन किया? तो वो भी था फोर्सेस ने। दोनों यहां पे हम लोगों को देखना है, यह समझने वाली बात है कि पहला जो कि था स्ट्राइक किसने किया? फोर्सेस ने। मंगल पांडे वो भी एक सोल्जर था, और किस तरह से किया? वो भी रिलीजियस बेसिस पे किया। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि खत्म भी कौन कर रहा है यहां पे? तो सोल्जर्स खत्म कर रहा है। रॉयल इंडियन नेवी का स्ट्राइक ने, रिन रिवॉल्यूशन ने इसको खत्म करा। और लेकिन डिमेरिट ये रह गए कि ये कम्युनलिज्म को चेक नहीं कर पाए, रिलीजियस बेसिस पे पार्टीशन इंडिया का हुआ। तो यहां पे सोल्जर्स और रिलीजियस का इंपॉर्टेंस हम लोग देख ली कि पॉजिटिव इंपॉर्टेंस क्या हुआ, लोगों ने अपना स्टार्ट किया रिवॉल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश, और खत्म लेकिन उसी के बेसिस पे, रिलीजियंस के बेसिस पे हो गया कि रिलीजियस के बेसिस पे पार्टीशन हो गया इंडिया का। रिलीजियस को ये चेक नहीं कर पाए, भले ही कुछ भी रिवॉल्यूशन हो जाए, इतना ज्यादा रिलीजियस डीप रूटेड है इंडियंस के माइंड में। ओके, इंडियंस के माइंड। तो एंगर जनरेटेड इन द आर्मी, एंगर जनरेटेड इन द आर्मी, INA activities of Subhash Chandra Bose and Royal Indian Navy mutiny, Royal Indian Navy mutiny were the causes for the British withdrawal and grant of freedom, and not the fear of satyagraha, and not the fear of satyagraha। तो क्लियरली क्लीमेंट एटली ने बोल दिया कि जो हम लोग जो भारत को छोड़ के आए, भारत को छोड़ के हम लोगों ने ये नहीं कि सत्याग्रह के कारण हम लोगों को भारत छोड़ना पड़ा, बल्कि हम लोग ने देखा कि जिसके दम पे हम लोग उछल रहे थे, जिसके दम पे हम लोग सप्रेस कर रहे थे फोर्सेस, सोल्जर्स, अब वही लोग हमारे अगेंस्ट हो गए। INA सोल्जर्स अगेंस्ट हो गए। सबसे पहली बात, वो भी ब्रिटिश के ही पार्ट था पहला, तो वो जापानीज से जाके मिल गए, जापानीज के थ्रू इंडियन के लिए वो काम करने लगे, और वो ब्रिटिश से लड़ाई करने। दूसरा हम लोगों ने देखा कि रॉयल इंडियन नेवी का जो म्यूटिनी था, वो भी जो कि था सोल्जर्स था, वो भी खुद जो कि है ब्रिटिश के खिलाफ अब हो गई। तो यहां पे डिस्ट्रस्ट और एंगर पहले से था आर्मी में। तो INA एक्टिविटीज, रॉयल इंडियन नेवी एक्टिविटीज के कारण उन्होंने ब्रिटिश को विड्रॉ करना पड़ा इंडिया से, और इंग्लैंड जाना पड़ा, और नॉट द फियर ऑफ सत्याग्रह। अकॉर्डिंग टू हुम? अकॉर्डिंग टू क्लीमेंट एटली, जो उस समय फ्रीडम के समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थे। तो यहां पे हम लोग देखें, ये है इंपॉर्टेंट इन द वर्ड्स ऑफ क्लीमेंट एटली के, कि किस तरह से INA का इंपॉर्टेंस है, किस तरह से रॉयल इंडियन नेवी का, ये भी क्लीमेंट एटली के द्वारा भी हम लोग देख लिए। तो ये जो कि था हम लोग देख लिए कि रॉयल इंडियन नेवी का किस तरह से इंपॉर्टेंस है। इट इज बिलीव दैट रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट shook the mighty British Empire to its foundations, okay। The wind was now blowing against the British फाउंडेशन। ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार का फाउंडेशन क्या था? ब्रिटिश सरकार का फाउंडेशन था फोर्स, ब्रिटिश सरकार का फाउंडेशन था सोल्जर, उसी के दम पे वो सप्रेस करते थे। लेकिन यहां पे हम लोग देखते हैं कि सुक द माइटी ब्रिटिश एम्पायर टू इट्स फाउंडेशन, अब उसका फाउंडेशन ही खराब हो गया। जिसके बेस जो था ब्रिटिश सरकार का, जो रूट था, जिसके दम पे ब्रिटिश सरकार खड़ी थी, सोल्जर, जिसके दम पे ब्रिटिश सरकार सप्रेस करती थी इंडियंस को, सोल्जर, अब वही जो कि है उसके अगेंस्ट हो गए। तो फाउंडेशन ही जो बेस था उसका, वही अब खराब हो गया, वही अब उसके अगेंस्ट हो गए। तो यहां पे ये दिखाता है कि इन रॉयल रिवोल्ट सुक द माइटी एम्पायर टू इट्स फाउंडेशन, अब उसका बेस ही खत्म हो गई। ओके, द विंड वाज नाउ ब्लोइंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इस तरह से ब्रिटिश ने फिर से कैबिनेट मिशन प्लान को लाके अच्छे से इंडियंस के साथ समझौता कर लिया, ताकि एक सम्मानपूर्ण तरीके से वो भी जो कि है, ऐसा ना हो कि वो लगा कि भागा
भाग गया है, भगा दिया गया है। वो लगना चाहिए कि इस सम्मान पूर्वक तरीके से वहां चला गया है, फिर से इंग्लैंड लौट गया। और दूसरा जो कि है ताकि फ्यूचर का रिलेशन भी जो कि है इंडिया और ब्रिटिश के खिलाफ एक अच्छा हो सके, तो इसलिए जो कि है उसने फिर 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को वहां से भेजा, जिसके तहत धीरे धीरे करके इंडिया को 1947 में आजादी। तो ये था रॉयल इंडियन नेवी लास्ट हैमर, जो जड़ पे पूरा जो जड़ था उसका पूरा उसने हिला डाला। ओके, तो यहां पे ब्रिटिश सरकार खत्म। ओके, तो पार्टीशन इंडिया का, सॉरी फ्रीडम इंडिया का ये लास्ट जो रिवॉल्यूशन था इसके कारण इस तरह से मिला। और इसको सपोर्ट भी किया एटली जी ने, क्लीमेंट एटली ने खुल के कह दिया कि नॉट द सत्याग्रह बट द आईएनए एक्टिविटीज और रॉयल इंडियन नेवी, क्योंकि वो दोनों फोर्सेस थे, एक जापानीज से मिलकर काम कर दिया अगेंस्ट हुआ और एक यहां से ही अगेंस्ट हो गए, दोनों जो कि है अब ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए। तो इनके कारण जो कि है, क्योंकि वही था ब्रिटिश का फोर्स, वही था ब्रिटिश का फाउंडेशन, वही अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश के, तो इसके कारण वो लोगों को जाना पड़ा, ये अकॉर्डिंग टू क्लीमेंट इटली। ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रॉयल इंडियन नेवी स्ट्राइक्स। ओके, तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि क्या था रॉयल इंडियन नेवी, कैसे फॉर्मेशन हुआ, कहां कहां फिर से स्प्रेड हुआ, फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम लोगों ने वो भी देखा। और फिर हम लोग देख लिए इन द वर्ड्स ऑफ इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम क्लीमेंट इटली ने भी सपोर्ट किया कि इन सब एक्टिविटीज के कारण इंडिया को हमको इंडिपेंडेंस देना पड़ा। ओके, सो थैंक यू।